नमस्कार। वेलकम टू ऑल लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अहाड़ सभ्यता व गणेश्वर सभ्यता के बारे में। प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बैराट सभ्यता में, और आज कोशिश करेंगे कि इसी क्लास के अंदर राजस्थान की सभ्यताओं के जो प्रमुख प्रमुख कुछ स्थल बसे हुए हैं उनकी जानकारी लेने के बाद में अपन राजस्थान की सभ्यताओं का विधिवत समापन करके इसके जो MCQ जो अभ्यास प्रश्न हैं वो, और आज दिन तक के एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्नों की एक सीरीज़, और उसके बाद अपन राजस्थान का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का एक पुरातात्विक स्थल बैराट, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसकी स्थिति है बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुरा उपखंड क्षेत्र में। देखो, स्थिति बाणगंगा नदी, जयपुर जिला और शाहपुरा उपखंड क्षेत्र। ठीक है। प्राचीन नाम की बात करें तो इसे विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जो महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है। और यह एक लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। तो प्राचीन में इसे विराटनगर कहा जाता था, और इसको मत्स्य जनपद की राजधानी माना जाता था महाजनपद काल के अंदर। और यहाँ से लोहे के उपकरण मिलने के कारण इसको लोह युगीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के अंदर, तो ये पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति पर आधारित है। बिल्कुल, इसके अंदर जितने भी अवशेष मिले हैं वो पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति के ऊपर आधारित है। तो इसको कहा जाता है ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करें खोज किसने की, तो 1837 ईस्वी में खोज की थी कैप्टन बर्ट द के द्वारा। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सर्वप्रथम इसकी खोज की। फिर डॉक्टर कनिंघम ने 1964 में इसको अध्ययन करके इसका अध्ययन किया और इस खोज को आगे बढ़ाया। फिर 1871 से 1872 में डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा इसको पुनः गहन निरीक्षण किया गया। और उसके बाद बात करें 1910 के अंदर डॉक्टर DDR भंडारकर के द्वारा इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कर सूक्ष्म परीक्षण किया गया। तो 2-3 डेट आपको याद रखनी कि भाई 1837 में कैप्टन बर्ट, 1864 के अंदर कनिंघम, और 1872 से 71-72 में कार्लाइल, और 10 के अंदर DR भंडारकर, जो इस क्षेत्र के अंदर विस्तृत अध्ययन करके थोड़ा सा सूक्ष्म परीक्षण किया। बात करें उत्खनन की, तो दयाराम साहनी ने 36-37 के अंदर बीजक की पहाड़ी पर प्रथम पुरातात्विक उत्खनन क्षेत्र खोज किया था। उसके बाद में बात करें वर्ष 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1937 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की, जो वर्तमान शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। देखो, 1937 के अंदर कैप्टन बर्ट एक व्यक्ति था जिसने मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की, जो वर्तमान में जहाँ रखा हुआ है उसका नाम है कलकत्ता संग्रहालय। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, मौर्य सम्राट के अवशेष मिलने प्राप्त हो गए, और भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा के नाम से संबोधित किया गया। और भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भाब्रू शिलालेख है उसके नीचे अपने को 3 शब्द मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बुद्ध। देखो कौन से शब्द मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से शब्द मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ शब्द है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 1937 में कैप्टन बर्ट के द्वारा मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की यहाँ पे खोज की, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और भाब्रू शिलालेख के अंदर सम्राट अशोक को तो मगध का राजा के नाम से संबोधित किया गया है, और भाब्रू शिलालेख के नीचे ही 3 शब्द अंकित हैं, जिसके अंदर है क्रमशः बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है बैराट सभ्यता से, वहाँ कौन कौन से शब्द अंकित है, तो वहाँ अपना आंसर बनेगा बुद्ध, धम्म एवं संघ। नेक्स्ट देखते हैं, बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, गणेश या मोती डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया। देखिए, यहाँ से प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार बनती है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी का उत्खनन बैराट की सभ्यता से नहीं हुआ। तो यहाँ आपको इन सभी पहाड़ियों का नाम याद रखना। सबसे पहले बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी या भीम जी की डूंगरी, फिर महादेव जी की डूंगरी, फिर गणेश या मोती डूंगरी। ये प्रमुख यहाँ पे डूंगरियाँ हैं जिनका उत्खनन कार्य
बेराट सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रागे ऐतिहासिक कालीन गुहा चित्र एवं शैल चित्र। और इन शैल चित्रों के अंदर हाथी, भालू, चीता, हिरण, चतुर्मुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामिति अलंकरण आदि प्रमुख है। बैराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता जो है प्राचीन युग की चित्रशाला कहलाती है, तो चित्रशाला कहलाती है बैराट सभ्यता। आगे देखते हैं महाभारत कालीन अवशेष। देखो यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हो गए, अब महाभारत कालीन अवशेष। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। भीमसेन की डूंगरी पर एक गड्ढा है जिसमें पानी भरता है और इसे भीमताल कहते हैं। देखिए ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं और महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं, तो बैराट सभ्यता। तो बैराट सभ्यता के अंदर अपन महाभारत कालीन अवशेष के अंदर पढ़ा कि ऐसा माना जाता है महाभारत के अनुसार कि यहाँ पे जो पांडवों को अज्ञातवास मिला था उन्होंने ये यहीं पे व्यतीत किया था। और भीमसेन की डूंगरी एक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ पानी भरा रहता है, उसे भीमताल कहते हैं। ये माना जाता है कि वहाँ पे भीम ने लात मार करके वो गड्ढा बनाया था और वहाँ पे पानी भर जाता है। आगे बात करें महाभारत कालीन केशवराय मंदिर के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? केशवराय मंदिर के यहाँ पे अवशेष प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन अवशेष में बात करें तो वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये भारत के प्राचीनतम बौद्ध धर्मों में से माने जा सकते हैं। देखो मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोक के काल के गोल बौद्ध मंदिर, यानी अशोक के ज़माने में जब अशोक का शासन काल था उस समय मंदिर जो बनते थे वो गोल बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। और स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो मौर्य काल के अवशेष के बारे में बताते हैं। और महाभारत कालीन की बात करें तो केशवराय एक मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो महाभारत कालीन के अपने को केशवराय मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये महाभारत कालीन के क्षेत्र के अंतर्गत रहा होगा। और उसके बाद में है कि भगवान बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं मिलती। देखो भगवान बुद्ध का यहाँ क्या लेना देना, तो अशोक जो था वो बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, बौद्ध धर्म उसने धारण कर लिया था और ये अहिंसा राज्य विस्तार की जो नीति थी उसकी वो समाप्त करके वो बुद्धम चरणम गच्छामि की तरफ चला गया था। लेकिन जब अपने को बौद्ध मौर्य काल के यहाँ पे अवशेष मिल रहे हैं तो यहाँ भगवान बुद्ध की भी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। तो ये कहते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध की कोई आकृति या प्रतिमा नहीं मिली है। बौद्ध धर्म के मंदिर या उससे संबंधित जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्टतः प्रमाण नहीं मिलता कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। आगे देखते हैं मृदभांड। तो अलंकारिक मृदपात्र, पहिए के तीरत्न, स्वास्तिक चिन्ह, खिलौने, पक्षियों की आकृति, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्तरी भारतीय चमकीले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बैराट है। और प्रचुर मात्रा में पत्थर उपलब्ध होने पर भी मठों और स्तूपों में मंदिरों में ईंटों का बहुतायत से प्रयोग किया गया और ईंटें मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पत्थर होने के बावजूद भी यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का प्रयोग किया। और यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 8 मुद्राएं चांदी की तथा 28 मुद्रा जो है इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ से टोटल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 8 पंचमारक चांदी की तथा 28 ग्रीक तथा यूनानी शासकों की है और 16 मुद्राएं जो है यूनानी शासक मिनिडेर की है। ठीक है ना। और यहाँ से सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं ये प्राप्त हुई है। तो देख लो पूरी कहानी, एक कपड़ा मिला है जो सूती का है, उसके अंदर 36 मुद्राएं लिपटी हुई है। 36 में से 8 जो है पंचमारक है, यानी उसके ऊपर पंच किया हुआ है चांदी से। ठीक है, पंचमारक चांदी की 8 मुद्राएं हैं और 28 मुद्राएं जो है वो इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की है और 16 मुद्राएं जो है वो है यूनानी शासक मिंडेर की, जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो मिंडेर की है। ठीक है, मिनेडर की है। और 28 ग्रीक यूनानी शासकों की है, 8 पंचमारक है। ठीक है ना। तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो बैराट से। आगे देखें लिपि। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सभ्यता से अक्षर युक्त ब्राह्मी लिपि प्राप्त होती है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें
कहाँ प्राप्त हुई, तो ये होती है बैराट सभ्यता। शंख लिपि प्रचुर मात्रा में अपने को प्राप्त मिलती है यहाँ पे। बैराट में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था। यहाँ शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। बैराट सभ्यता के लोग लोह से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोह के तीर भाले प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिका चिन्ह बना हुआ प्राप्त हुआ है। 634 ईस्वी में हेनसोंग जो विराटनगर आया था और उसने बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। बहुत बार कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि जब कौन सा विदेश यात्री यहाँ पे आया था, तो हेनसांग यहाँ पे आया था और उसने विराटनगर का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में उसने अपनी पुस्तकों के अंदर बताया कि यहाँ पे कुल 8 बौद्ध मठों की संख्या है और ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बैराट को विध्वंस कर दिया। तो बैराट सभ्यता उजड़ने के पीछे जो कारण मानते हैं वो मानते हैं मिहिर कुल, जिसने यहाँ पे आक्रमण किया और बैराट नष्ट हो गया। आगे है मुगलकालीन अवशेष। मुगलकालीन टकसाल के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्के पर बैराट अंकित मिलता है और स्वाई राम सिंह के समय स्वर्ण पेटी प्राप्त हुई जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि के अवशेष प्राप्त थे। और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट खोजकर पाया है। देखो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो कि यहाँ से जो हेनसांग है वो अपने को 8 मुद्राएं बताता है, सॉरी 8 मठों की संख्या बताता है और महिर कुल ने इस सभ्यता को विध्वंस किया। और उसके बाद है कि मुगलकालीन टकसाल के अवशेष मिलते हैं, यानी यहाँ पे सिक्के डाले जाते थे और उन सिक्कों के ऊपर क्या था, उन सिक्कों के ऊपर बैराट नाम अंकित था। ठीक है। फिर यहाँ पे सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण पेटी मिली है, यानी स्वर्ण मंजूसा मिली है जिसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष माने जाते हैं। फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि आज़ादी के बाद में पाकिस्तान अलग किया तो पाकिस्तान में हमारे भारत के कई पुरातात्विक स्थल चले गए। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो कुछ भी हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उसे कहीं अधिक हमने बैराट खोज कर पाया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। और बैराट सभ्यता इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ से अपने को मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं और मुगल कालीन अवशेष मिलते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें। और तीनों अवशेष किस किस प्रकार से मिलते हैं, अगर रिटर्न एग्जाम में भी लिखना हो तो इसको अच्छे से डिज़ाइन करके अपन शानदार तरीके से लिख सकते हैं, बिंदु बना करके। भाई मौर्य काल में हमारे को इस तरीके के अवशेष मिले और मौर्य काल के ये साक्ष्य हैं, महाभारत काल के ये साक्ष्य हैं और मुगल काल के ये साक्ष्य हैं। और ये तीनों कालों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अपनी बैराट सभ्यता समाप्त होती है। आगे बात करते हैं बागोर सभ्यता की। तो जो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है। कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन की बात करें तो 1967-68 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। और समय की बात करें तो ये 3000 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है और मध्य पाषाण काल के युग की है। ठीक है। उपनाम की बात करें तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है, तो बागोर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना। और आगे बात करें तो देखो प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष अपने को राजस्थान के अंदर एक और सभ्यता है जो है तिलवाड़ा सभ्यता, वहाँ से भी प्राप्त होते हैं। और भारत के संदर्भ में आपको मैं टेरी समूह बता चुका हूँ तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। और 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं यहाँ से। और एक 10.5 सेंटीमीटर की सुई मिली है या सुआ मिला है। और मकान, पत्थर, फर्श पत्थर के बने होते थे। ठीक है ना। हाथ व कान के कांच के आभूषण मिले हैं। ब्लेड मिली है। केवल तांबे के 5 उपकरण मिले हैं यहाँ से। जली हुई हड्डी मिली है और 5 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ब्लड के साक्ष्य अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ब्लड के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं भीलवाड़ा से। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता। ठीक है। आगे बात करते हैं रंगमहल सभ्यता। रंगमहल ये छोटी छोटी सभ्यता है। रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर है। तो रंगमहल की बात करें तो रंगमहल घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। उत्खनन 1952 में हन्नारिड जो स्वीडन के थे उन्होंने किया था और समय 1000 से 300 ईसा पूर्व को माना जाता है। यहाँ कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड के सिक्के मिले हैं। मूर्तियों पर श्री कृष्ण का अंकन मिलता है और बच्चों के खेलने की मिट्टी की पहिएदार गाड़ी मिली है। तो यहाँ श्री कृष्ण का अंकन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट। फिर बात करें पीलीबंगा की तो पीलीबंगा सरस्वती नदी हनुमानगढ़ के किनारे निकट थे और यहाँ पे बाबा रामदेव मंदिर व पीपल के वृक्ष मिले हैं। सोनारी सभ्यता की बात करें तो कांतली नदी झुंझुनू में स्थित है। यहाँ से लोहे की भट्टी मिली है जिससे में धोकड़ियाँ लगी हैं और अनाज का एक कोठा मिला है। नेक्स्ट बात करें लासूरा सभ्यता की तो ये भीलवाड़ा में पड़ती है। उत्खनन 1998 से 99 के अंदर BR मीणा के द्वारा किया गया। इसके अंदर SC सारण और कंवर सिंह ने भी भूमिका अदा की। और ललितासन नारी मूर्ति, तीखे किनारे वाले शुंग प्याले। देखो ललितासन नारी की मूर्ति मिली है और तीखे किनारे वाले शुंग काल के प्याले यहाँ से मिलते हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तांबे की चूड़ी और लोहे के चाकू मिले हैं। तांबे की चूड़ी और लोहे के चाकू यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो ये जयपुर में सावी नदी के किनारे स्थित है। लोहे की बटिया मिली है, डिश ऑन स्टैंड मिला है। उसके बाद में बात करें रेहड़ सभ्यता टोंक की, ठीक है ना, जिसे टाटा नगर कहते हैं। उत्खनन का जो काल है वो 1938 से 40 तक है। केदारनाथपुरी ने किया था या फिर दयाराम साहनी ने भी इनके साथ दिया था। यहाँ से 3075 पंचमार्क और हाथ चिक्के मिले हैं। इस कारण रेड को प्राचीन टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। और हिम मंजिला भवन मिला है। खिलौने, बंदर रूप और गजमुखी यक्ष प्रतिमा प्राप्त होती है। नोह सभ्यता की बात करें तो भरतपुर के अंदर है, रूपारेल नदी के किनारे। उत्खनन 1963 से 67 रतन चंद्र एवं देवी दत्ता ने किया था। और यहाँ से कुलाड़ी व चम्मच मिले हैं। पक्षी चित्रित ईंट मिली है। 1.5 सेंटीमीटर यक्ष की मूर्ति मिली है, जिन्हें जोख बाबा के नाम से जाना जाता है। और गोरिया चिड़िया के खिलौना मिला है। तो ये जोख बाबा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नौ सभ्यता भरतपुर में याद रख सकते हैं। जायल सभ्यता की बात करें तो नागौर है, सुवालिया गांव मंदिर और अवशेष कोठारी गांव से मंदिर मस्जिद के अवशेष मिले। देखो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से मंदिर और मस्जिद के अवशेष मिलते हैं, तो ये है जायल सभ्यता। देखो अवशेष कोठारी गांव से मंदिर एवं मस्जिद के अवशेष मिलते हैं। हस्त कोठार मिलता है यहाँ से ना जायल से। कुर्डा सभ्यता जो नागौर के पर्वतसर में है और यहाँ से प्रणाली युक्त अध्यात्र जिनका संबंध ईरान से है, ठीक है। उसके बाद में बात करें खुड़ी सभ्यता नागौर से मिली है, जहाँ से नाली युक्त कटोरे के अवशेष मिलते हैं। तो ये थी राजस्थान की विशेष सभ्यताएं, जिनको अपना एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा महत्व होती रहती है। और उसके बाद में बात करें आगे वन लाइनर के अंदर की कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है वो। देखो इसमें कुछ सभ्यताएं जैसे तिलवाड़ा सभ्यता हो गई, और जैसलमेर के अंदर जो अपनी सभ्यता है, क्या नाम है उसका, वो। और ये सारी सभ्यताएं एक एक लाइन की है, तो यहाँ से इतना कोई विशेष नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ अपने को जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये सभ्यता स्थल कहाँ है और कौन सी नदी के किनारे, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया। और बाकी ऐसा कुछ छोटा मोटा पीछे रह जाएगा तो वो अपन जो MCQ सीरीज चलेगी उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले कालीबंगा है, जो यहाँ देख लीजिए सभ्यता जिला और नदी। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ सरस्वती नदी जिसको घग्गर कहते हैं। अहाड़ है उदयपुर आयरबेडस नदी। गिलूंड राजसमंद के अंदर है, बनास, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी। बालाथल उदयपुर बेडस नदी। गणेश्वर सीकर के अंदर है, कांदली नदी। रंगमहल जो हनुमानगढ़ के अंदर है, सरस्वती नदी, ठीक है। ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है, खारी नदी। नोहो भरतपुर के अंदर है, रूपारेल नदी। नगरी चित्तौड़गढ़ है और बेड़त नदी। जोधपुरा जयपुर के अंदर साबी नदी। सुनारी झुंझुनू के अंदर कांतली नदी। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूणी नदी। रेड टोंक में ढील नदी, ठीक है। गरदड़ा बूंदी के अंदर छाजा नदी, ठीक है। बैराट जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी। कोंकणी कोटा के अंदर परवल नदी के किनारे, ठीक है। तो ये तो थी प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं। अब देख लेते हैं प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। तो कुर्डा स्थल है नागौर के अंदर, साबड़ियाँ बीकानेर में, एलाना जालोर के अंदर, झाड़ोल उदयपुर के अंदर, मरहा भरतपुर के अंदर, सिंतवाड़ी जयपुर में, कोल माहौली जावाई माधोपुर के अंदर, नंदलालपुरा जयपुर के अंदर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर, पिंडवाड़ा पांडलिया चित्तौड़गढ़ में, चक 84 श्री गंगानगर, तरखानावाला श्री गंगानगर, नैनवा बूंदी के अंदर है, धौली मगरा उदयपुर में, पुंगल बीकानेर में, किरडोत जयपुर के अंदर, एकल सिंह अजमेर, बासमई अलवर के अंदर, वरमाण सिरोही में और वड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अलावा ये तो थे प्रमुख प्राकृतिक स्थल और ये जो सभ्यताएं थी ये देख ली। और इसके अलावा यहाँ थोड़ा देखें कि कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो किस काल से संबंधित है। देखो पूरा पाषाण काल के अंदर डीडवाना, जायल, भानगढ़, विराटनगर और दर और इंद्रगढ़, ये सभ्यता पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण के अंदर बागौर, विराटनगर, तिलवाड़ा। नवपाषाण के अंदर आहाड़, कालीबंगा, गिलूंड और झर सभ्यता। ताम्रपाषाण में बागौर, तिलवाड़ा, बालाथल। ताम्र युगीन के अंदर सभी आ जाती है, गणेश्वर है, साबड़ियाँ है, ये बूढ़ा पुष्कर है, ये सारी आपकी सभ्यताएं हैं वो ताम्र युगीन के अंदर आ जाती है। और लोह काल की बात करें तो नोह भरतपुर की सबसे इंपॉर्टेंट है, विराटनगर है, सोधपुरा है, शांबर है, रेड है, जालोर की ये बीनमार सभ्यता है, नगरी चित्तौड़गढ़ है, चक 84, तखनवाला श्री गंगानगर, ईसवाल उदयपुर, ये सारी सभ्यताएं लोह युगीन की है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अपनी सभ्यताएं आज समाप्त हो रही है। और आगे देख लो अन्य के अंदर नोह जोधपुरा उत्खनन तांबे की सामग्री नहीं मिलती। देखो नोह एवं जोधपुरा से तांबे की सामग्री नहीं मिलती है। आर्य सभ्यता के समकालीन राजस्थान की पुरातात्विक स्थलों में देखें तो सुनारी है, बैराट है, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, चक 84, श्री गंगानगर, तखनवाला श्री गंगानगर, नोह भरतपुर, जोधपुरा एवं जयपुर प्रमुख स्थल थे। और लास्ट में आप इस तरीके का मानचित्र बना करके अपनी चीज़ें मानचित्र के अंदर लिख सकते हैं कि भाई कौन सा स्थल कहाँ पे है, तो एक बार आपको उनकी स्थिति रहेगी। तो ये सामान्य मोटा मोटी जानकारी थी अपनी सभ्यताओं से संबंधित, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी वो सारी मैटर मैंने इसके अंदर डाली थी, इंक्लूड किया था।
तो उम्मीद है आपको ये सारा मैटर पसंद आया होगा। और इस मैटर को जितना भी स्टडी मटेरियल है इसको प्रिंट पीडीएफ में या प्रिंट फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ दी हुई है मेरी वेबसाइट की, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इन सभ्यताओं से संबंधित सभी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको ये कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको किस से संबंधित स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है मुझे कमेंट करके बताएं, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक बाय बाय।